आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जो भी महिला चुनाव लड़ना चाहती है वो आगे आए। यूपी में चुनावी शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी नारा भी दिया। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देते हुए महिलाओं से राजनीति में आगे आने की अपील की। दूसरी पार्टियों पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नफरत के माहौल को बदलने के लिए देश को महिलाओं की जरूरत है। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो प्रियंका गांधी के इस महिला कार्ड से यूपी की राजनीति और चुनावों पर क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अमिक जमई, कांग्रेस से स्वाति मलिक और बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वाति मलिक, मैं आपका रुख करूंगा। ये जो ऐलान किया है महिला सशक्तिकरण के हिसाब से देखें तो लगता है बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन सवाल यहां उठेंगे क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट तो नहीं, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। किस आधार पे आप महिलाओं को टिकट देंगे? 161 महिलाओं को टिकट देना होगा आपको। आधार क्या होगा? और पंजाब में चुनाव होने, उत्तराखंड में चुनाव होने, क्या वहां पे भी मापदंड इसी तरह का होगा? 40% महिलाओं को टिकट। देखिए, ये जो टिकट के आज जो हमने अनाउंस किया है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आज प्रियंका जी ने बोला भी है कि वो यूपी इंचार्ज, उन्होंने यूपी का भी डिसाइड किया है और वही अनाउंसमेंट हुई है। तो होना तो पूरे हिंदुस्तान में भी चाहिए, लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो इसे हमें एक ऐतिहासिक मूव मान के इसको पॉलिटिकल मूव ना दें। पॉलिटिकल मूव में देखिए, दूसरी बात यह है कि दूसरी पार्टीज भी अनाउंस कर दे। अगर उनको लगता है इससे कांग्रेस को बेनिफिट होगा तो उनको कौन रोक रहा है? वो भी कर सकते हैं। तो वो अपने आप तो कुछ करते नहीं है, पर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं एज अ पॉलिटिकल मूव, राइट? तो और सारे देश में होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से हुई है और सिर्फ 161 जितने भी टिकट्स देनी है, उसका क्राइटेरिया वही रहेगा जिसमें क्षमता होगी। आज के दिन महिलाओं में क्षमता भी बहुत है पर पीछे खड़ी रह जाती हैं। तो हमने इसीलिए ये डिक्लेयर किया है ताकि वो महिलाएं आगे आएं। ऐसा नहीं कि जो जिसमें क्षमता नहीं है सिर्फ महिला होने पे टिकट मिल जाएगा। सारे क्राइटेरिया पूरे होंगे और इसीलिए रिजर्वेशन इसलिए किया ताकि ज्यादा जी। चुनौती यही है इस देश में। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, लेकिन होता क्या है? महिलाएं प्रधान बन जाती हैं, लेकिन प्रधानी कौन करता है? उनका पति। क्या आप ये जिन महिलाओं को टिकट देंगी उनका आधार क्या होगा? आप दूसरों से अलग कैसे होंगी? जी देखिए, आपने अभी खुद ही बोला पंचायत में रिजर्वेशन होती है, वहाँ 30% रिजर्वेशन होती है। 30 लाख में से कम 10 लाख महिलाएं हैं। ये बात भी आपकी सही है कि पुरुष ही उनको आगे कर देते हैं, अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं, अपने घर में से किसी को आगे कर देते हैं। लेकिन पहले इलेक्ट होंगी तो क्षमता भी आएगी। ये जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ शुरुआत है। एक बार इलेक्ट तो होने दीजिए, अपने आप सक्षम हो जाएंगे वो लोग। और ये भी बहुत बार देखा होगा आपने कि जो एक बार बन जाता है, चाहे आप उसमें बिहार के जब सीएम को ले लीजिए, राइट? तो शुरू में ये था महिलाएं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी सक्षम हुई बाद में। तो यही पंचायत राज में भी यही हो रहा है, उसमें भी आपका सक्षम बनती जा रही हैं। और तीसरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि पंचायत राज में 30% है, 30 में से 10 लाख महिलाएं हैं वहां पे। ऐसा क्या है कि वो बड़े इलेक्शन में घट के 8% 10% रह जाती हैं, राइट? तो अभी आप यूपी का भी आप देख लीजिए, यूपी में 403 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी से रिएक्शन ले लेता हूं। राकेश जी, कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है, प्रियंका गांधी ने अपना महिला कार्ड खेल दिया है। सीधा सवाल, जवाब क्या है आपके पास प्रियंका गांधी के महिला कार्ड का? देखिए, प्रियंका जी जब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि प्रियंका वाड्रा जी जो स्वयं एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आती है, राजीव गांधी जी की, सोनिया जी की विरासत को लेकर के, गांधी नेहरू परिवार की विरासत को लेकर के चलने की बात करती है। उनके दाएं और बाएं तरफ दोनों महिलाएं बैठी हुई थी, सुप्रिया श्रीनेत जी और आराधना मिश्रा मोना जी।
दोनों ही डायनेस्ट पॉलिटिक्स से आते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ जी के पिता हर्षवर्धन सिंह जी कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं और आराधना मिश्रा मोना जी के पिताजी प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से सांसद और विधायक पिछले 40 वर्षों से। यानी कांग्रेस पार्टी में राजनीति महिलाओं के करने की शर्त ही केवल यही है, आप सांसद, विधायक या नीति निर्धारक पदों पर पार्टी में तभी आ सकते हैं जब आप किसी परिवार के हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात नहीं है, ये परिवारों के एडजस्टमेंट की बात है। कैसे परिवारों को और ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट किया जा सकता है, परिवार में महिलाओं की जितनी महिलाएं हैं उनका कैसे कांग्रेस पार्टी में पदों पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है, केवल इतनी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविकता में महिलाओं के लिए करके दिखाया है। इस बात को मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, इस देश में पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिलाओं को केवल गृह कार्य में दक्ष माना जाता है, हमने इस धारणा को तोड़ने का काम किया। इस देश का बजट बनाने का काम, देश में पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी सरकार ने कभी सोचा था कि खुले में शौच जाने की महिलाओं की पीड़ा क्या होती है? आपका भी कोई प्लान है? पिछले 70 साल आपका भी कोई प्लान है कि आप इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने संगठन में 33% के आरक्षण को पूरा करने का काम करती है। हमने संगठन में अब तक अपनी भागीदारी दी है। हमने विनेबिलिटी के आधार पर नेचुरल जो लीडरशिप निकल करके आई है, हमने ऐसी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जिता करके देश की संसद में भी और विधानसभाओं में भी भेजने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश तो इस बात का बहुत बड़ा गवाह है कि किस तरह से अमेठी में जो लंबे समय तक विरासत की सियासत राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे थे, उसको अपने दम पर, अपनी मेधा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा के आधार पर स्मृति ईरानी जी ने उखाड़ फेंकने का काम किया, स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक स्मृति ईरानी जी के साथ है। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी हालिया पंचायत चुनाव में 25 वर्ष की आयु की आरती तिवारी, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन राकेश जी, हिम्मत हो, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किसी बिना बैकग्राउंड के, किसी पंचायत चुनावों की आप बात कर रहे हैं, किसी महिला को आगे बढ़ाया हो? राकेश जी, पंचायत चुनावों की आपने बात की, तस्वीरें सामने आई थी, एक महिला के साथ किस तरह की हरकतें वहां पे हुई थी, हाथरस की घटना है। वो महिलाओं का मुद्दा, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से काफी बना है और प्रियंका गांधी ने इसे हाथों हाथ ले लिया है। आप लोग प्रबुद्ध सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन में उलझे हुए हैं। चर्चा में शामिल करता हूं मैं अमिक जमी को। आप लोग प्रबुद्ध सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, हम तो 403 सीटें ले आएंगे, इसमें उलझे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश की सियासत में लाई है। हिंदुत्व, जाति, धर्म से हटकर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। किस तरह से जवाब देंगे आप? रवि ठाकुर जी, मैं एक बहुत ही संजीदा डिबेट करने के पक्ष में हूं जी। महिलाओं पर जब राष्ट्रीय स्तर पर संसद में आरक्षण की बात होती है या प्रदेश में बात होती है, तो इस पर जो है महिला कार्ड, महिला पॉलिटिक्स, महिलाओं पर राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही संजीदा बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। क्या भारत की संसद गवाह नहीं है? यूपीए 1 के समय में या यूपीए 2 के 2 तक 2014 तक कांग्रेस का जो है बहुमत से उनकी सरकार उसके अंदर थी। कई बार भारतीय जनता पार्टी भी जो है हमारे देश पे राज कर चुकी है, भारत की संसद पे, जिसमें मेजॉरिटी थी इनकी। सवाल ये है कि जो 33% महिलाओं के आरक्षण के बारे में जो डॉक्टर लोहिया जी से लेकर माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, इन लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में वो 33% का आरक्षण लागू हो जाए। लोकसभा में आरक्षण किसी तरह से तो पास होता है, लेकिन जब समाजवादी लोगों ने उसके अंदर, आजकल तो देखिए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी पिछड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हमने कहा था कि देखिए महिलाएं जो बहुत हाशिए पर हैं, हर समाज की हाशिए पर हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में डिवीजन है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल क्लासेस हो या अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों की जो महिलाएं हैं, ये चारों और ज्यादा हाशिए पर हैं। तो ये जो 33% आरक्षण है, इसमें इंश्योर किया जाए कि इन तीनों तबके से जो महिलाएं होंगी उनका एक हक हकूक हम आप क्या ऐलान करेंगे? देखिए, आप क्या ऐलान करेंगे वो भी तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं देखेंगे ना। आप जब टिकटों को बांटेंगे, आप जब विधानसभा को लेकर अपनी सीट का ऐलान करेंगे, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं वो प्रबुद्ध वर्ग में भी होती हैं, वो छोटी जाति में भी होती हैं, वो मुस्लिम में भी होती हैं और वो हिंदू में भी होती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी क्या ऐलान करेगी, ये भी तो देखेगी ना। रवि ठाकुर जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी थी और उन्होंने महिलाओं का जो बिल था संसद में पास नहीं होने दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एससी ओबीसी के महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व मिले। अब
जिनकी देश में और भी राज्यों में सरकारें हैं। तो सवाल यह है कि जब केंद्र में आप बहुमत में थे तो आपने महिलाओं के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश में जहां आपका नामो निशान नहीं है, ठीक है, जवाब लेता जहां हूं नामो स्वाति निशान मालिक नहीं से। है। ठीक है, ठीक है स्वाति मालिक, ये सवाल तो है कि उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन भी अभी तैयार नहीं है। पिछली बार आपको 7 सीटें आई थी, 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो आपने महिलाओं का ये कार्ड खेल दिया है। और प्रियंका गांधी खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, खुद आगे लीड क्यों नहीं कर रही है, ये भी तो सवाल है ना। नारा दिया है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं खुद? रवि जी, ये बात देखिए, जब 2000 यूपी की गवर्नमेंट थी वो इसीलिए पास नहीं हुई, यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी। अगर कांग्रेस की मेजोरिटी होती तो ये बिल पास होता। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी 2014 से मेजोरिटी में है, वो फिर भी उन्होंने कुछ एक ये अल्फाज भी उनके मुंह से नहीं निकले होंगे विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। और रही बात अभी जो अभी मेरे यहाँ बोला इन्होंने कि प्रियंका गांधी के पास कुछ और है नहीं, तो ये एक नई उन्होंने ट्रिक लगाई है। अगर जमीन पे कुछ नहीं होता तो प्रियंका गांधी और भी फोकस करती ऑन एग्जिस्टिंग मेल कैंडिडेट्स पे। इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही क्या थी उन्हें? वो तो उसको और इंश्योर करती फिर कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, उसको ही स्ट्रॉन्गर करती। ये महिलाओं को आगे लाना मुझे समझ में नहीं आता है कि इस बात पे हम डिबेट भी कैसे कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। महिलाओं को आगे लाना तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और ये आप भी मानेंगे और यहाँ पे बैठे हुए बाकी चर्चा, देखिए चर्चा इस बात पे हो रही है कि ये जो ऐलान किया गया है, क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है? क्या वाकई में कांग्रेस अब महिलाओं को लेकर यहां पर काफी गंभीर दिख रही है? सवाल हम यही उठा रहे हैं ना कि पंजाब में भी चुनाव आएंगे, उत्तराखंड में भी चुनाव आएंगे, तो वहां पर भी क्या इस तरह के ऐलान देखने को मिलेंगे या सिर्फ यूपी में ऐलान कर दिया गया? जैसे इलेक्शन पास आएगा वहां का अलग से डिसाइड किया जाएगा। अभी यूपी की बात हुई है, और यूपी में प्रियंका गांधी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि देखिए मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, मैं आज आपको इतना बता रही हूँ। यूपी में तो होने वाला और होना पूरे देश में भी चाहिए। अब कल को जैसे डिसीजन लेंगे वो भी अपडेट किए जाएंगे, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन में हो या उत्तराखंड के इलेक्शन में हो। और ये भी ठीक है, जवाब ले लेता हूँ राकेश जी से जवाब ले लेता हूँ। राकेश जी, स्वाति जी को जानकारी शायद है नहीं है, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ ही होने वाला है, तो इसलिए डिसीजन वहां भी साथ साथ में ही होने चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात वहां के जो मनसा वाचा कर्मणा आप जो कह रहे हैं ना, आज के दिन हम इस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारी यूपी में बहनें आगे आएंगी। हम इस बात की खुशी, हम इस कॉम्प्लिकेशन में घुस गए कि यूपी की बहनें तो आगे आएंगी, पंजाब का क्या हुआ, उत्तराखंड का क्या हुआ? अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो पूरे देश में पूरे ठीक है जवाब ले लेते हैं राकेश जी से, जवाब ले लेते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप सेलेक्टिव तरीका अपनाते हैं, आप उत्तर प्रदेश की आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से महिला अपराध हुए। संकट यही है ना कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध है और राजस्थान में महिला अपराध महिला सम्मान है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का बेटा रेप का आरोपी है। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों के चुपचाप सुन रहा दोनों के एक्शन टेक में डिफरेंस देखिए। आप जो उन्नाव में हुआ आपका पूरा सम्मान कर रहा हूं। राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते आप। स्वाति जी, अच्छा आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर उसकी बात शुरू करूं। नहीं आप बोलिए, लेकिन बोलिए आप राजस्थान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं तथ्य ही बोल रहा हूं। लेकिन स्वाति जी क्या ये सवाल तो है ना स्वाति जी, रेप के केसेस में ये सवाल तो हमेशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे हमेशा उठा है कि जब उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी तरह की घटना होती है महिलाओं के साथ, तो वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं। यही घटना जब राजस्थान में होती है तो वहां पे क्या संवेदनाएं नजर नहीं आती हैं? वहां पे क्या वो जो झप्पी देती हैं प्रियंका गांधी, वो अच्छी बात है, पीड़ित परिवार है, उनसे मिलना चाहिए, लेकिन वहां क्या मिलना जाना वो नजर नहीं आता। सवाल तो ये उठेंगे ना कि महिलाओं की बात सिर्फ यूपी में ही क्यों? आप ये नोटिस कीजिएगा कि जब प्रियंका जी राहुल जी यूपी में मिलने जाते हैं, वो इस बात पे नहीं जाते हैं कि अपराध हुआ है, वो इस बात पे भी जाते हैं ऑफ इनएक्शन, कि इसका कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान में अपराध हुआ, वहां साथ के साथ FIR हुई, अरेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं जैसे लखीमपुर में अब सब बोल रहे हैं कि वो वहां प्रियंका गांधी इसलिए गई, पॉलिटिक्स से, इलेक्शन आ रहा है। अरे बाकी भी गए हैं और बाकियों को भी जाना चाहिए, लेकिन वो इनएक्शन के खिलाफ जाते हैं, वो अपराध के खिलाफ नहीं जाते हैं। अगर आप प्रॉम्प्टली एक्शन लोगे वहां पे तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आज के दिन लखीमपुर भी हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि वो लोग वहां जाने की उन्होंने चेष्टा की और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनको रिटेन किया गया, वहां पे डिटेन किया गया, तो तभी तो सब लोग वहां पे ये मुद्दा भी इसीलिए उठा था। और ये बात भी यही है कि राजस्थान में होता है, वहां पे भी क्राइम होता है। मैं ये नहीं कहती राजस्थान में क्राइम वहां भी तो जाना चाहिए ना, एक्शन लिया जाता है, वहां भी तो जाना चाहिए, वहां भी पीड़ितों के, चाहे बेशक वहां पे पुलिस ने मान लिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया, सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन परिवार की पीड़ा अगर आप बांटते हैं यूपी में, तो राजस्थान में भी आपको बांटने के लिए जाना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ वहां पे तो बीजेपी को जाना चाहिए, बाकियों को भी जाना चाहिए। ये
देखिए, ये ऑपोजिशन का ये हमें बोलना कि आप यहाँ जा रहे हैं, आप उधर नहीं जाते। अरे हम तो वहां जा रहे हैं, आप भी चले जाइए उधर। आपको किसने रोका है? आप जाइए राजस्थान। नरेंद्र मोदी जी तो जिक्र तक नहीं करते हैं इन ठीक घटनाओं का। है जमाई साहब, जाएंगे क्या किससे देखिए, मिलने? जमाई अमित साहब, शाह जाएं, देखिए वो लखनऊ जाते हैं, देखिए, वो लखनऊ पक्ष जाते और हैं, विपक्ष की मतलब वेदना लखनऊ अलग-अलग नहीं वायलेंस होती है। का वो उसको कंडेम पक्ष और कर ठीक है सकते हैं। ठीक है, मैं जमाई साहब से ले लेता हूं एक सवाल। जमाई साहब ये तो जाहिर सी बात है कि अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, सरकार को अगर जिस तरह से टक्कर मिल रही है तो समाजवादी पार्टी अभी नंबर 2 पे नजर आ रही थी। आपको लग रहा है प्रियंका गांधी ने ये जो महिलाओं का मुद्दा, चाहे हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी से ज्यादा सुर्खियों में नजर आई है, तो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा आपका जो नंबर 2 वाला था कि आप नंबर 1 है सरकार को टक्कर देने के लिए, प्रियंका गांधी ने एक बड़ी चाल चल दी है? नहीं, हम इसे चाल नहीं समझते हैं। देखिए, पूरा देश, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं कि भारत की संसद में कैसे बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर महिला आरक्षण बिल की मुखालफत की और ट्राइबल, एससी, ओबीसी की महिलाएं संसद में ना घुस पाएं। इनका जातिवादी चेहरा भी जो है सामने आया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रियंका जी काम करना चाहती हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। वो महिला हैं, उनको पूरा वेलकम है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के मामले में आप जरा ईमानदारी दिखाइए। आप मीडिया में सुर्खियां तो 1-2 दिन बना सकती हैं, लेकिन क्या भारत का नौजवान, भारत की महिलाएं वो संसद में यूपीए 1, यूपीए 2 का समय क्या सबको भूल गया है? क्या ये सब लोग भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी बहनें जो है जिला पंचायत में और जिला प्रमुखी में चुनाव लड़ रही थी, ये जो बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब, इनकी पार्टी के लोगों ने हमारी बहनों की साड़ियां उतार के क्या 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 किस दौर की हमें याद दिलाई है? महिलाएं हमेशा, नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा, महिलाएं तो छोड़िए, हाशिए की महिलाएं छोड़िए, आप इवन फूलन देवी जी को छोड़िए, हमने थर्ड जेंडर की महिलाओं को ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेयर के चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में हमने उनका राकेश जी, हक हकूक देकर हमने बताया। ठीक है राकेश जी, ये राकेश जी, अब यहाँ पर ये तो है कि उतारेंगे राकेश जी। मुद्दा देखिए, मुद्दे को यहाँ पे प्रियंका गांधी ने बदलने की कोशिश की है। प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, ओबीसी सम्मेलन चल रहा था, राम मंदिर की बात हो रही है, प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर आगे लाई है। ये अपने आप में मोमेंटम बदलने की कोशिश जो प्रियंका गांधी ने की है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बीजेपी के लिए यहां पर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में और देश में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैंने जिस बात का जिक्र किया कि इस देश में 70 साल तक सरकारें रही, किसी ने नहीं सोचा कि चूल्हे से जो धुआं निकलता है उससे महिलाओं को आजादी कैसे मिल सकती है। घर में खाना बनाने का काम ज्यादातर महिलाएं करती रही हैं और किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। पहली बार किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, गैस के कनेक्शन देने का काम, सिलेंडर वो भी महिलाएं खरीदती हैं। आप देखिए, आप देरी करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ अच्छा काम किया है उसको आप खारिज करेंगे, उसके आधार पर खारिज करेंगे तो मैं मानता हूँ ठीक नहीं। नहीं, आप चाहिए ना, ये भी करें 40%। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन अब इसमें आ रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। अभी कहा ठीक है, मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा, राकेश जी रोक रहा हूं आपको, क्योंकि रिएक्शन यहां पे तमाम पार्टियों के आना शुरू हो गए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के चुनावी दाव को नाटकबाजी बताया है। मायावती ने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो भी अपने दर्शकों को दिखा दे। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनके अच्छे दिन होते हैं, तो इनको दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती हैं, लेकिन अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं और उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। स्वाति, ये मायावती ने सीधा सवाल आप पे कि बस जब आप सत्ता में होते हैं तो महिलाओं को भूल जाते हैं, जब कोई जमीन नहीं है तो आपको महिलाओं की याद आ गई है, नाटकबाजी कर रहे हैं आप। ये मेरे लिए था रवि जी, ये मायावती ने ट्वीट किया है, हाँ आपके लिए। देखिए, मायावती जी को तो खुश होना चाहिए कि एक दलित सीएम बना है पंजाब में, और इस टाइम तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सीएम जो दलित है वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। तो ये इसको सेलेक्टिव बोल देना या इसको अपॉर्चुनिटी बोल देना, ये तो अपने ही लोगों के साथ वो ज्यादती कर रही हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करती आई हैं अब तक, जिनके नाम पे वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वोट ले रही हैं, उन्हीं के डिससर्विस टू देम। और रही बात दूसरी की हम नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन नाटक, मुझे एक बात बताइए रवि जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने 40% डिक्लेयर किया है और सबको लग रहा है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकल मूव है और ये इनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, देखना ये है स्वाति जी, ये पॉलिटिकल मूव जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना मजबूत करता है, क्योंकि एक बड़ा दाव यहां पे प्रियंका गांधी ने खेला है। पिछली बार 7 सीटें आई थी, इस बार
महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा उठाया है, 40% टिकट वो महिलाओं को देंगी, इससे कांग्रेस में क्या बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी नौजवान हैं, दो हमें हथियार, अंदर घुस के मारेंगे, हमें भी अपनी जान की जो है बिल्कुल परवाह नहीं है। बिहारी लोग है जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सेना ने पुंछ के मेंढर के जंगलों में छिपे आतंकियों पर अंतिम प्रहार करना शुरू कर दिया है। सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और गोलीबारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले सेना की तरफ से पूरे इलाके में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तो अंतिम प्रहार की बारी अब आ गई है। पिछले 9 दिनों से पुंछ में यह एनकाउंटर लगातार चल रही है। देश के नौजवान इस एनकाउंटर में अपनी शहादत भी दे चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरह से न्यूज़ 18 के संवाददाता पवन ने यह खबर दी है कि वहां पर तमाम ग्रामीणों को, तमाम लोकल लोगों को यह हिदायत दी जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है लाउड स्पीकर के जरिए कि आप अपने घरों के अंदर बंद हो जाइए। आपके अगर मवेशी बाहर हैं तो उनको भी उनकी जगह सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दीजिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा का, जो इस एनकाउंटर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, आखिरी प्रहार क्या शुरू हो गया है? क्योंकि अनाउंसमेंट तो यही बता रही है कि अब जंगल में छिपे हुए इन कायर बुज़दिल आतंकियों की खैर नहीं है। हाँ बिल्कुल रवि, अभी आप ये कह सकते हो कि अब आतंकियों का बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि फाइनल असाल्ट शुरू हो गया है, फायरिंग शुरू हो चुकी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो भीतर घुसे हुए हैं। लगातार फायर वहाँ पर आतंकियों के साथ चल रहा है। आसपास के जितने गाँव थे, जो घर हैं, जो जंगल से सटे हुए थे, उन सभी इलाकों में सुरक्षा बलों के जवानों ने और मस्जिदों के जरिए अनाउंसमेंट करके ये बता दिया गया है कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के भीतर निकलें, बाहर ना निकलें, और जितने भी मवेशी या फिर जो लोग खेतों में काम करने गए थे वो सब वापस बुला लिए गए हैं। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जंगल के आसपास के लोग जो घर थे वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सिविलियन आवाजाही टोटली बंद कर दी गई है, पूरे रास्ते सील कर दिए गए हैं और फाइनल असाल्ट शुरू हो गया है, फायर शुरू हो गया है आतंकियों के साथ और लगातार मुठभेड़ जो है वो शुरू है। इस जंगल के भीतर जो इस हाईवे के साथ जहाँ पर ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, इन्होंने पूरा वो इलाका बंद किया हुआ है। उसके साथ ही पूरे इलाके में इन आतंकियों की तलाश शुरू की गई थी और इसी जंगल के भीतर आतंकियों को रोका गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुँच रहे हैं, इसी रास्ते से जहाँ से सिविलियन गाड़ियों की मूवमेंट बंद है। सुरक्षा एजेंसियों जहाँ सुरक्षा से जुड़े लोग ही इस रास्ते पर ट्रैवल अब कर रहे हैं, पूरा हाईवे बंद करके। और अब इस समय की बात करें तो लगातार फायर जो है आतंकियों के साथ वहाँ पर चल रहा है और पूरे जंगल के भीतर आतंकियों को घेरा गया है और मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। रवि, शुक्रिया, शुक्रिया पवन। गाड़ी गई। तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश वहां पर हो रही है। अलग अलग इलाकों में हैरान करने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सबसे पहले मकान का एक छोटा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दिया और फिर देखते ही देखते ये पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मकान का पहले छोटा सा हिस्सा गिरा, लेकिन उसके बाद ये मकान महज 3 से 4 सेकंड में पूरी तरह से जमींदोज हो गया, क्योंकि लगातार यहाँ 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। और जब भी बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में हमेशा भूस्खलन देखे जाते हैं और जो भी घर जो पहाड़ी पे इस तरह के लैंडस्लाइड वाली जगहों पे बने होते हैं उनका देखिए किस तरह से एक पूरा का पूरा घर इस भारी बारिश की वजह से जमींदोज हो गया।
ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चमोली से ही इन तस्वीरों को देखिए, भारी बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और उसमें एक कार फंस गई और कार के नाले में फंसने की जानकारी मिलते ही वहां खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया और जिसके बाद कार को नाले से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर सुरक्षित कार को निकाला गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नदियों का जलस्तर वहां पे बढ़ गया है। 23 लोगों की मौत अभी तक वहां पर हो चुकी है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में किस तरह से एक मकान महज कुछ सेकंड में वहां पर जमींदोज हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ नैनीताल में ही 48 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी तेज धार में अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कार नाले में फंस गई थी। इसके बाद वहां पर मौजूद एक मशीन को बुलाया गया और इस कार को निकालने की कोशिश वहां पर की गई। उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गाइडलाइंस, रेड अलर्ट वहां पे जारी कर दिया है। लोगों को कहा है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि जगह जगह पर आप देखिए ये हाईवे है। हाईवे पर किस तरह से वहां पे भूस्खलन की वजह से भारी पहाड़ का एक पूरा हिस्सा इस हाईवे पे आ गया है। पीछे गाड़ी तो नहीं गई, ये बड़ा पत्थर आएगा भाई। चलो चलो चलो, अरे मत आओ, चलो आप पीछे मोड़ो गाड़ी को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर एक तरफ आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गई है और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अब तक आपको बता दें उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 23 लोगों की मौत भी हो गई है। सिर्फ नैनीताल में ही 48 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी की तेज धार बह रही हो और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो। हालात को देखते हुए सेना वहां राहत और बचाव के काम में जुटी दिखी। नैनीताल में सेना ने फंसे हुए 36 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस दौरान हर तरफ तेज बहाव में पानी बहता हुआ नजर आया। सेना के जवानों ने वहां बाजार में एक दुकान में मौजूद कुछ लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित वहां से निकाला। तस्वीरें देखिए किस तरह से सेना के ये जवान मानव चेन, ह्यूमन चेन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दुकान के अंदर लोग फंसे हुए थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, तब देश के सेना के ये जवान देवदूत बनकर वहां पर उभरे। और अब जरा उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई इस तस्वीर पे नजर डालिए। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली गोला नदी में सैलाब आ गया, जिसके बाद उसमें एक हाथी फंस गया। वहां से जो वीडियो सामने आया जिसमें नदी में बने एक छोटे से टापू पर हाथी फंसा हुआ दिखाई दिया। सैलाब की वजह से वो ना तो आगे बढ़ रहा था ना ही पीछे। इसके थोड़ी देर बाद ही हाथी नदी के तेज बहाव में बह गया। ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ इंसानों पर ही इस भारी बारिश का असर नहीं पड़ा है, उम्मीद है कि धीरे धीरे जानवर भी देखिए किस तरह से बुरी तरह से